बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो वाले मॉलिक्यूल हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि बायो का मतलब ही लाइफ है। तो लाइफ के मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर है, जैसे कि प्रोटीन है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऐसी तमाम मॉलिक्यूल जिनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो शाखा जिसमें हम किसी भी चीज़ के कंपोनेंट को और उसके केमिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। केमिकल कंपोनेंट्स यानी इसमें केमिकली कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है तो कौन सा है, क्या वो रिएक्ट करता है और वो कैसे रिएक्शन करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो ना हम अगर लिविंग सेल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे कुछ कंटेंट्स दिए हुए हैं कि केमिकल जो कंपाउंड्स हैं वो बैक्टीरियल सेल में और ममेलियन सेल में कुछ फ़र्क होता है। जैसे वाटर है, वाटर की क्वांटिटी बैक्टीरिया के सेल के अंदर 70 होती है और ममेलियन सेल के अंदर भी 70 होती है। बैक्टीरिया के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो मैमल्स जो है ना, वो हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है कि ये हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। प्रोटीन बैक्टीरिया सेल के अंदर 15% है और ममेलियन सेल में 18% है। कार्बोहाइड्रेट भी इसी तरह ये वेरी कर रही हैं, 3% और 4%, लिपिड्स 2%, 3%। तो ये जो टेबल है ये आपने स्टडी कर लेना। कुछ और डेफिनेशन हैं जी। मेटाबॉलिज्म बोलते हैं जी वो तमाम रिएक्शन को जो एक सेल के अंदर या एक बॉडी के अंदर हो रही है, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कि मैंने कोई खुराक खाई, मेरी खुराक खाने पे जो भी रिएक्शन हुआ वो मेटाबॉलिज्म है। मैंने सांस लिया, सांस लेने में जो भी रिएक्शन हुए वो मेटाबॉलिज्म है। मेरा कद बढ़ रहा है, इसमें जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो तमाम के तमाम मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म इन शॉर्ट तमाम केमिकल रिएक्शन को बोलती हैं। अब मेटाबॉलिज्म की दो टाइप है, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो वाला रिएक्शन है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े बना रहे हैं। छोटे को हम यहाँ पे बोलेंगे सिंपलर और बड़े को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। सिंपलर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएं तो दैट्स कॉल्ड एनाबॉलिज्म। जैसे कि फोटोसिंथेसिस है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर का मॉलिक्यूल यानी छोटे मॉलिक्यूल है, ये मिलते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल C6H12O6 बनता है। तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। इसी तरह जी कैटाबॉलिज्म, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट जाती हैं सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, और इसकी एग्जांपल है जी रेस्पिरेशन, जो कि फोटोसिंथेसिस का उल्ट भी है। अगर हम कार्बन की इम्पोर्टेंस की बात करें तो कार्बन जो है वो सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। यानी सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करने से क्या मुराद है, ये हम स्टडी करते हैं जी। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल दिखाए हुए हैं, जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसके सेंटर में देखें ये एक सीरीज चल रही है जो कि कार्बन की है। इसी तरह ये मॉलिक्यूल देखें, इसके भी सेंटर में देखें ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल कार्बन के लगे हुए हैं, तो इसके भी सेंटर में है। इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके भी सेंटर में है। तो सेंट्रल पोजीशन को ये क्योंकि ये ऑक्यूपाई करता है, सेंट्रल पोजीशन पे होता है, इसी की वजह से मॉलिक्यूल की शेप बनती है। तो इसलिए हम इसको स्केलेटन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल लाइफ के लिए ज़रूरी है और इन मॉलिक्यूल के अंदर जो स्केलेटन है वो कार्बन से बनता है, इसलिए इनको बोलते हैं स्केलेटन ऑफ लाइफ। एक और प्रॉपर्टी इसकी जी टेट्रावेलेंट, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 2 आ जाते हैं पहले मदार में और 4 आते हैं दूसरे मदार में यहाँ पे। तो क्योंकि इसे 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, आखिरी मदार में मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। 4 वैलेंसी होती है, ये मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है, किसी से ले भी सकता है या म्यूचुअल शेयरिंग भी कर सकता है। इस तरह फिर इसकी एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनती है 4 कोनों वाली। ये डायग्राम आप देखें यहाँ पे,
ये वाली। ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम के अंदर इसके 4 कोने बने हुए हैं, तो इसे हम बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन, यानी जिसके 4 कोने हों। लेकिन 4 कोने एक स्क्वायर में नहीं, एक ख़ास शेप में बनती हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो ये टेट्राहेड्रॉन बना के एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टेबल कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन से मैं आपने पढ़ा हुआ है कि जिसका आखिरी मदार मुकम्मल हो उसको स्टेबल, उसकी कन्फिगरेशन स्टेबल कन्फिगरेशन कहलाती है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्योंकि कार्बन जो है ना वो दूसरे बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर सकता है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये तो इस तरह ये बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, तो ये मल्टीपल कंपाउंड्स बना सकता है, बहुत सारी वैरायटी के मॉलिक्यूल बना सकता है। और इसमें जो CH का बॉन्ड है, जैसे ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा C और H के बॉन्ड आते हैं, तो इस C और H के बॉन्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होती है। C और O के बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और C और N के बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है जिनके दोनों एंड पे यहाँ से और यहाँ से OH के मॉलिक्यूल जो है ना वो लगे हुए हैं। एक साइड से OH और एक साइड से H रिमूव हो गया है, और ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे एक जो बॉन्ड बनता है, इसमें बॉन्ड में देखें, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड में 2 C, एक C1 और एक C4, इनके दरमियान O लगा हुआ है। तो ये O ने 2 C को आपस में जोड़ दिया, यानी 2 ग्लूकोज को आपस में जोड़ दिया, तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी तरह पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो ये नीचे पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड में ये थी अमीनो एसिड, ये भी थी एक अमीनो एसिड, एक साइड पे नाइट्रोजन और एक साइड पे कार्बन, इन दोनों ने आपस में लगे हुए H और OH के रिमूव करके वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया, और इस तरह ये आपस में अटैच हो गए हैं। तो इस तरह बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इम्पोर्टेंस कार्बन की को अगर हम मज़ीद आगे लेके चलें तो इसमें देखें जी, लार्जर मॉलिक्यूल भी होती हैं और कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल की एग्जांपल है जी सेलुलोज और फैट। ये एक डायग्राम ऊपर वाली जो डायग्राम है वो सेलुलोज की दी हुई है। ये सेलुलोज का एक यूनिट है, यानी इसके मॉलिक्यूल, इस तरह के कई मॉलिक्यूल आपस में मिलें तो फिर एक सेलुलोज बनता है, यानी ये बार बार रिपीट होते हैं। तो इसके साइड पे देखिए ब्रैकेट लगा के N लिखा हुआ है, यानी N टाइम, N क्या है, कोई भी नंबर है, यानी लामहदूद टाइम तक ये रिपीट होते हैं तो फिर एक सेलुलोज बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। इस बड़े मॉलिक्यूल में देखें, क्योंकि ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी हुई है, ये एक ग्लूकोज, फिर आगे दूसरी, फिर आगे तीसरी, इस तरह चलती जाएगी। तो बड़े मॉलिक्यूल के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल ऐसे में स्टोर्ड होते हैं, तो ये छोटे मॉलिक्यूल का सोर्स भी बनते हैं, या स्टोरेज कंपाउंड भी कहलाती हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल की बात करें तो स्मॉलर मॉलिक्यूल की भी बॉडी के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस है, जैसे लार्जर मॉलिक्यूल की थी। लार्जर मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाती हैं, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल भी बोलती हैं। मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मीन छोटा। माइक्रो मॉलिक्यूल एनर्जी के सोर्स होते हैं, जैसा कि ATP है, ये डायग्राम भी बताई हुई है, ये मुकम्मल एक ATP का सोर्स है, स्ट्रक्चर है। ATP बॉडी को फ़ौरन एनर्जी देती है, क्योंकि ये वो वाली फॉर्म है जिस फॉर्म में बॉडी ने एनर्जी को यूज़ करना होता है। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बड़े मॉलिक्यूल के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, यानी बड़े मॉलिक्यूल इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं।